मियोसिस सेल डिवीजन दूसरे टाइप का सेल डिवीजन है, और दो ही सेल डिवीजन है। पहला माइटोसिस है, दूसरा मियोसिस है। अच्छी बात ये है, ठीक है। और दो में ही बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। पता नहीं तीन चार होता तो क्या हालत होती इनकी। बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं बच्चे, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज्यादा। जहां मियोसिस आना चाहिए माइटोसिस लिख देते हैं, जहां माइटोसिस आना चाहिए मियोसिस लिख देते हैं। रीजन पूछो क्यों, तो एक ही आंसर मिलता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों में। अब एक बच्चे से पूछा क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दोनों एम से स्टार्ट होता है, मतलब विदाउट लॉजिक कुछ भी बच्चे जो है वो सोच लेते हैं अपने दिमाग में। तो ये वही सेल डिवीजन है जो कि अब जाके प्लॉइडी को डिक्रीज करने का काम करेगा। अभी तक जो आप माइटोसिस 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 की पढ़ाई कर रहे थे, तो माइटोसिस में आपने सीखा था कि वो प्लॉइडी को बिल्कुल मेंटेन करने का काम कर रहा था, बिल्कुल भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं कर रहा था उसमें। जैसे होना चाहिए वैसे ही क्रोमोसोम के नंबर को वहां पे वो सेग्रीगेट करके देता है। मियोसिस में ऐसा कुछ भी नहीं है। मियोसिस दो फेजेस में होता है। मियोसिस कितने फेजेस में होता है? टू फेजेस में होता है। अभी बस ये ऐसी इंट्रोडक्शन के तौर पे एक डायग्राम है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा लिखा हुआ दिख रहा होगा, वही बहुत है आपके लिए। देखिए, बस मुझे आपको बताना इतना है कि मियोसिस जब भी होता है, तो मियोसिस की खासियत क्या है? इट ऑलवेज अकर्स इन टू फेजेस। मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि चलो बच्चों माइटोसिस 1 हो गया, अब माइटोसिस 2 पढ़ते हैं, नहीं। लेकिन मियोसिस के केस में मैं आपको बताऊंगी क्या। यहाँ पे मैं आपको बोलूंगी कि एक बार यहाँ पे मियोसिस 1 होगा, और एक बार यहाँ पे मियोसिस 2 होगा। क्या होगा? दूसरा वाला जो साइड है यहाँ पे मियोसिस 2। इस डायग्राम से ना बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे, देखिए। बस ध्यान से देखते रहेंगे कि मैं समझा क्या रही हूँ। तो एक आपका एक साइड है मियोसिस 1, और दूसरा साइड मैंने यहाँ पे बना दिया मियोसिस 2। बस इतना तो आसान सा है। अब एक और अच्छी बात क्या है, मैंने आपको जो फेजेस याद करा रखे हैं, सारे बच्चों को फेज क्या याद है? आपको जो फेज ऑलरेडी याद है माइटोसिस से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यहाँ भी वही नाम है, नाम भी चेंज नहीं है। मतलब मियोसिस 1 के अगर आप सब फेजेस लिखेंगे तो हम बोलेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सब में 1 लगा देंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। फिर जब हम बात करेंगे मियोसिस 2 के बारे में, सेम उसी तरीके से देखिए, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 1, एनाफेज 2, टीलोफेज 1, टीलोफेज 2 एंड साइटोकाइनेसिस। सेल डिवीजन तो खैर होगा ही होगा उसके बाद। तो फिर दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान है। मैंने आपको माइटोसिस में जब मेटाफेज पढ़ाया था, मैंने बोला ऑल द क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट इक्वेटोरियल प्लेट। चेक कीजिए, यहाँ भी वही है। माइटोसिस इसका भी वही है। इसमें भी क्या पढ़ाऊंगी मैं आपको? ऑल द क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट इक्वेटोरियल प्लेट। बिल्कुल सही बात है, वही हो रहा है यहाँ पे। एनाफेज क्या पढ़ाया मैंने आपको? एनाफेज में मैंने आपको पढ़ाया द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है ऑपोजिट पोल की तरफ। ये देखिए इधर की तरफ भाग रहा है। फिर आपने टीलोफेज में क्या पढ़ा? द अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर इनवेलप, क्लस्टर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट एट ऑपोजिट पोल्स। ठीक है, यहाँ भी देखिए वही सेम सारी चीजें हैं। और प्रोफेज 2 जब मैं पढ़ाऊंगी आपको, सेम वही, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, डिसअपीयरेंस ऑफ गोल्जी बॉडी न्यूक्लियोलस। बस वन एंड ओनली आपको प्रोफेज 1 सीखना है, सिर्फ प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 को छोड़ के और कुछ आपको इस चैप्टर में सीखना ही नहीं है। सीखना नहीं है बोलने का ये मतलब नहीं, भूल जाएंगे, बोलने का ये मतलब है। बाकी तो कहीं कुछ दिमाग अप्लाई करना ही नहीं था, बिल्कुल सिंपल था बच्चों वाला। प्रोफेज 1 का जो पैरा आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो कभी आज तक ऐसा नीट के एग्जाम का पेपर नहीं बना जिसमें इस प्रोफेज 1 के सब स्टेजेस से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मेरा चैलेंज आप देख लेंगे टर्न करके। अभी मैं जो एक पैरा आपको पढ़ाने जा रही हूँ, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि उससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हमेशा प्रोफेज 1 से क्वेश्चन होता ही होता है।
बाकी तो जब प्रोफेज वन ओवर होता है तो मैं बच्चों को कहती हूँ अब क्या, अब तो चैप्टर ओवर हो गया, सही बात है, प्रोफेज वन को समझते के साथ। तो अब हम एक्चुअली क्या करने वाले हैं, हम लोग प्रोफेज वन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रोफेज वन को स्टार्ट करने के पहले कुछ मियोसिस के पॉइंट्स जो कि आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगे। पहली चीज, मियोसिस ऑलवेज अकर्स इन टू फेजेस, बिल्कुल सही बात है, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू, दो फेजेस में हो रहा है ये। दूसरी बात, मियोसिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स, सही में क्या करेगा ये, हैप्लॉइड सेल फाइनली बनाने का काम करेगा। भाई मियोसिस जिस सेल में होगा उसको मियोसाइट कहेंगे, क्या कहेंगे, मियोसाइट कहेंगे। पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, कम से कम इसके फेजेस सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। बस आपको प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, अनाफेज वन, टीलोफेज वन, मियोसिस वन में लिखना है और मियोसिस टू में आपको लिखना है प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, अनाफेज टू, टीलोफेज टू। meiosis meiosis is known as reductional division because it decreases ploidy of cells। फिर एक टर्म है आपके पास मियोसाइट। वैसा सेल जिसके अंदर मियोसिस होगा, द सेल विच undergoes meiosis is termed as मियोसाइट। बोलने का ये मतलब हुआ, अब जैसे बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है इसमें मियोसाइट में, उनसे पूछा जाता है कि स्पर्म और ओवम क्या है, तो कहते हैं हाँ मियोसाइट है, सबसे बड़ा मिस्टेक बच्चों का। जबकि मियोसाइट स्पर्म एंड ओवम नहीं है, जब जहां से उनका बनना स्टार्ट हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नाम सुनने को मिलेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये पॉलिन ग्रेन बनाएगा, क्या करेगा ये, पॉलिन ग्रेन बनाएगा, इसको शॉर्ट में एमएमसी बोला जाता है, फॉर्म्स पॉलिन ग्रेन्स। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है, जहां माइक्रोस्पोर लिखा है ना आपने, वहां आपको कर देना है मेगास्पोर मदर सेल, शॉर्ट इसका भी एमएमसी ही होता है, बट इट फॉर्म्स फीमेल गेमेट। फिर आएगा यहाँ पे आपके पास स्पर्मेटोगोनिया, ये क्या करेगा, स्पर्म्स बनाने का काम करेगा। देन आपके पास है ओगोनिया, फॉर्म्स ओवम।
इसका मतलब क्या हो गया? अभी इस छोटे से पॉइंट में इतने सारे क्वेश्चंस हिडन हैं। मतलब ये हो गया, आज के बाद से कोई आपसे पूछे कि एक बात बताओ, पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन में कौन सा सेल डिवीजन लगेगा? मियोसिस। फीमेल गेमेट बनाना है प्लांट्स में, तब कौन सा डिवीजन लगेगा? मियोसिस। स्पर्म्स कैसे बनेंगे? मियोसिस से। ओवम कैसे बनेंगे? मियोसिस से। और एक और चीज क्या है, जब मियोसिस से बन रहा है तो पॉलन ग्रेन भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, स्पर्म भी हैप्लॉइड, ओवम भी हैप्लॉइड, सबके सब हैप्लॉइड। तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये हमेशा क्वेश्चन आंसर में जगह जगह पे जब भी देखेंगे तो आपको जरूर मिलेगा इसमें से एक। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। बोलने का मतलब क्या हो गया कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, स्पर्मेटोगोनिया, उगोनिया, सबके सब क्या है? ये सबके सब मियोसाइट है, ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग। और आपको एग्जाम में क्या किया जाएगा? लिखा जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, स्पर्मेटोगोनिया और एक ओवम लिख दिया जाएगा। और क्वेश्चन होगा आइडेंटिफाई द सेल विच इज नॉट अ मियोसाइट। तो वहां पे स्पर्म को क्या करेंगे? आउट कर देंगे। बच्चों को लगता है नहीं, स्पर्म जो है वही मियोसाइट है। चलिए, ये पेज समझ आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को? नेक्स्ट जो कि आप जानते हैं, मियोसिस ऑलवेज, जो भी हम मियोसाइट के बारे में बात कर रहे थे, अकर्स इन डिप्लॉयड cells. Then meiosis is involved in formation of germ cells. Then maintains ploidy। अब देखिए कितना बड़ा फर्क है। मैंने माइटोसिस में लिखा था माइटोसिस ऑलवेज मेंटेन्स प्लॉइडी, बस मैंने फुल स्टॉप लगा दिया था। यहाँ मैं फुल स्टॉप नहीं लगा रही। मियोसिस मेंटेन्स प्लॉइडी फ्रॉम one generation to another generation because it decreases ploidy of germ cells। किस किस बच्चे को ये पॉइंट समझ आया? देखिए, नहीं समझ आया, मैं समझाती हूँ आपको। अब मुझे एक बात बताएंगे, अगर स्पर्म और ओवम फ्यूज करेगा तो स्पर्म के अंदर भी हैप्लॉइड क्रोमोसोम था, ओवम के अंदर भी हैप्लॉइड। जब दोनों मिल गए तो जाइगोट डिप्लॉइड होता है। अभी भी मैंने आपको क्या बोला, जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉइड। ठीक है, हम लोग के पास कैरियोटाइप है, पेज को इसके बारे में अपनी बात करेंगे। मैंने बोला कि अगर जाइगोट के पास हर एक क्रोमोसोम डिप्लॉयड, तो मतलब आपके जो पेरेंट्स है उनमें भी जो सेल है उसमें भी क्या है? डिप्लॉयड है। उनके पेरेंट्स में भी क्या था? डिप्लॉयड। उसके पहले भी क्या था? डिप्लॉयड। लेकिन ऐसा हो क्यों? ऐसा हो तो इसलिए रहा है ना, क्योंकि म्यूसिस ने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी हैप्लॉयड सेल्स बनाने की? यस और नो? भाई, अगर स्पर्म और ओवम कल को जाके ऐसे डिप्लॉयड नहीं हुए तो आप दोनों को फ्यूज करके डिप्लॉयड बना सकते हैं क्या? पता चला दोनों के दोनों डिप्लॉयड डिप्लॉयड चले गए, बन गया वो टेट्राप्लॉयड बन गया। वहां पे प्लॉइड भी डिस्टर्ब हो गई। कुछ
एरर आ गया, कुछ क्या बहुत ज्यादा एरर आ गया, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो मियोसिस जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसका प्लॉइडी मेंटेनेंस जो है ये तो मियोसिस के बारे में जब हम बात करें तो ये माइटोसिस से किसी भी कीमत पे कहीं से भी कम नहीं है। ये भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या कर रहा है, प्लॉइडी को मेंटेन कराने का काम कर रहा है। मेरी बात समझ आई सबको? यस मैम। तो ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे कराएगा। क्यों कराएगा? क्योंकि जर्म सेल्स की प्लॉइडी एक्चुअली यही रिप्लेस करने का काम करता है। Then एक जो आपने ये देख रखा है, meiosis, two phases। पहला हो गया आपका meiosis 1, एंड दूसरा हो गया meiosis 2। चलिए अब इस पेज का लेंगे स्क्रीनशॉट। यस मैम डन। चलिए उसके बाद जैसे ही यहाँ पे meiosis 1 आता है, meiosis 1, अब ऑलरेडी ना आप इसके सब फेजेस के नेम्स जो हैं वो जानते हैं। ये जो रहा आपका meiosis 1, meiosis 1 के भी जब फेजेस के बारे में हम लोग बात करते हैं तो प्रोफेज, मेटाफेज, सब में क्या करेंगे, 1 लगाते जाएंगे। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, उसके बाद एनाफेज 1, देन टीलोफेज 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। बस स्टूडेंट्स फंसना कहाँ स्टार्ट करते हैं, जैसे ही प्रोफेज 1 के सब स्टेजेस स्टार्ट होने लगते हैं। ठीक है, ये जो प्रोफेज 1 है इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे, अब इसके भी 5 सब फेजेस आप लोग पढ़ेंगे। अब वो 5 सब फेजेस है आपके पास यहाँ पे। पहला लेप्टोटीन, देन zygotín, then pachytine, then diplotin, and then number 5 is dikinase। इन्हीं सब फेजेस के बारे में मैं आपको बोल रही थी कि कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि ये जो आपके सब फेजेस हैं इसके डिस्क्रिप्शन से आज तक नीट के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया। आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा, गारंटी है इस बात की। क्यों आएगा? क्योंकि इसको छोड़ के बाकी कहीं कुछ आपको चैप्टर में समझने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत है ही नहीं। ये भी आसान है बट कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा है। जाइगोटिन में भी वही चीजें हो रही है, पकाइटिन में भी वही चीजें हो रही है, बस मैं आपको सिखाऊंगी क्या। जाइगोटिन में स्टार्ट हो रहा है, पकाइटिन में क्लियरली दिख रहा है माइक्रोस्कोप के अंदर, बट जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे क्या, टीचर्स तक कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें कि आंसर जो है इसका क्या होगा। ठीक है, तो ये 5 जो सब फेजेस है आपके पास, दैट इज लेप्टोटीन, जाइगोटिन, पकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। फर्स्ट क्वेश्चन इसके सीरीज अरेंजमेंट के ऊपर आता है। जैसे मैंने आपको सेल साइकिल का फेज बताया था, G1S G2M, ठीक उसी तरीके से आपको इसके 5 फेजेस जो है वो याद होने मस्ट है, होना ही होना चाहिए। उसके लिए कोई रिलैक्सेशन, कोई डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, हमने अपने टीचर से पूछा हम इसकी सीरीज कैसे याद करें, हम भूल जाते हैं, तो उन्होंने बोला कि तुमको एल से जिस भी बंदे का नाम याद है, जिससे आपको सपोज कीजिए लक्ष्मण याद है, लक्ष्मण, लक्ष्मण, जरा, पानी,
दे दो, मतलब एक ऐसे ट्रिक के तौर पे जिससे क्या होगा, इसकी सीरीज जो है ना वो गलत नहीं करेंगे आप कभी, तो उससे क्या होता है, याद हो जाता है हमेशा के लिए। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। पहला क्वेश्चन सीरीज के सीक्वेंस के ऊपर आएगा। दूसरा क्वेश्चन, अब याद, जब सीरीज ही नहीं याद होगा तो क्वेश्चन का आंसर क्या कीजिएगा आप? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मेंशन द फेज बिटवीन लेप्टोटीन एंड पकाइटिन, क्या होगा आंसर? जाइगोटीन। द फेज बिटवीन पकाइटिन एंड डाइकाइनेसिस, अब क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं द फेज बिटवीन पकाइटिन एंड डाइकाइनेसिस तो क्या होगा? मैम डिप्लोटिंग। ठीक है, वेरी गुड। जो आपको दिख रहा है, द फर्स्ट फेज ऑफ प्रोफेज वन। मैम लेप्टोटीन। वेरी गुड। लास्ट फेज ऑफ प्रोफेज वन। डाइकाइनेसिस। ठीक है, वेरी गुड। द फेज बिटवीन जाइगोटीन एंड डिप्लोटीन। पकाइटिन। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं आप? इसके सीरीज के बेसिस पे आप इसको सॉल्व करने का काम कर रहे हैं।